हेलो 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 एंड वेलकम टू इन साइंस। स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड यू कैन सी नया सेटअप, सब कुछ नया नया। 1 मिनट में हम ये प्लग इन कर देते हैं। एंड यस, अब थोड़ा सा अच्छा फील आ रहा है मुझे। सो हेलो एंड वेलकम टू इन साइंस। स्वागत है एक और नए सेशन में। आज के इस सेशन से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 11th। क्लास 11 सीबीएसई के नए टॉपिक है जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं आप लोगों को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये इतना अच्छा, इतना छोटा एंड इतना ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है कि आप लोगों को इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द टॉपिक वेयर यू विल फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस एंड आपके सारे के सारे सवालों के जवाब यहाँ पर आप लोगों को मिल सकते हैं। दिस इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर बोर्ड्स एंड योर नीट एग्जामिनेशन। अगर आप लोग बायोलॉजी मतलब आपका है तो सो दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। मेरा नाम स्वानंद है एंड इस चैनल का नाम विन साइंस है। एंड चलो यार, शुरुआत करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले ये टॉपिक से हम लोग क्या समझते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये समझ लेने से पहले हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में इस चीज़ का कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है या फिर ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर आप लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ही सेल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया अमीबा, AMOEBA, एंड वही सारे के सारे काम कर रहा है। बेसिक चीज़ें जो सेल को जिंदा रखती है वो सारे के सारे काम ये अकेला बंदा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हो गया, अगर ये अमीबा है तो ये खाना खाना कलेक्ट करना, खाना खाना, डाइजेस्ट करना खाना, उसके बाद ऑक्सीजन लेना, उसके बाद रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोडक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल स्पीशीज। तो ये भी कर लेता है। उसके बाद ये लोकोमोशन भी कर लेता है, मतलब ये इस जगह से उस जगह पे हिल भी जाता है। उसके बाद ये रिस्पॉन्स भी करता है। तो ऐसे सारे के सारे फंक्शंस के लिए सिर्फ एक ही सेल काफी होता है। सो दैट इज व्हाई वी से द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल। बट जब हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, MULTICELLULAR, तो जब हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो यहाँ पे होती है डिवीजन ऑफ लेबर। तो इस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अलग अलग जो टिश्यूज होते हैं वो एक एक काम बांट के ले लेते हैं जैसे, और वही एक काम बहुत ज़्यादा इफिशिएंटली करते हैं। जैसे कुछ सेल्स कहेंगे कि हाँ, हम लोग सिर्फ और सिर्फ खाना खाने से मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सेल्स चले जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही तो जो सेल्स कहेंगे कि हम सिर्फ खाना अंदर लेंगे, उन्हें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लेके मतलब उसके अंदर क्लासिफाई कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से कुछ अलग टाइप के सेल्स होंगे जो कुछ अलग फंक्शन उठाएंगे। जैसे कुछ सेल्स होंगे जो सिर्फ मूवमेंट का काम करेंगे, तो उसे हम लोग लोकोमोशन के अंदर डालेंगे। कुछ सेल्स होंगे जो सिर्फ स्ट्रक्चर देने का काम करेंगे, तो उसे हम लोग स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। बिल्कुल वैसे ही कुछ सेल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लेने का एंड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, तो उन्हें हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डाल देते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम लोग उन्हें डाल देते हैं। तो ये हमारी हो जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारे पूरे के पूरे बॉडी पार्ट को, पूरे के पूरे ह्यूमन सिस्टम को ऑक्सीजन देने का काम करती है। उसी के साथ साथ काम करती है हमारी एक और सिस्टम जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सिर्फ और सिर्फ खाना, ऑक्सीजन, सब कुछ चीज़ें पहुंचाने का एंड ले जाने का काम करती है। सो दिस इज हाउ आवर ह्यूमन बॉडी वर्क्स। एंड इसलिए वो सिस्टम जो हमें ऑक्सीजन देती है उसे पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसलिए हमें ये चैप्टर भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एनसीईआरटी के आपके एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा ऐसे अच्छे से नोट्स बनाए हैं, तो वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे जाके फॉलो कर लो। वहाँ पे नोट्स मिलेंगे तो उन्हें लेकर उन्हें पढ़ लो, थोड़ा सा रिवीजन कर लो एंड आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे, सिर्फ उन नोट्स को पढ़ के भी एंड थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करके भी। ओके,
तो ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स to indirectly break down the simple molecules of glucose, amino acids, and fatty acids, etc. to derive energy and perform various activities. हाँ, अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत क्या होती है, हम उस ऑक्सीजन को लेकर करते क्या है, सर वो ऑक्सीजन उसका क्या काम होता है। तो बेसिकली ऑक्सीजन इज यूज्ड टू make a chemical reaction between your fatty acids, amino acids, carbohydrates and create energy. बिल्कुल ये प्रोसेस जो है ये फोटोसिंथेसिस का एग्जैक्टली उल्टा वाला प्रोसेस है। अब अगर आप फोटोसिंथेसिस ले लें तो जैसे ये पौधे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो उनका अगर आप एग्जांपल ले लें तो वो क्या करते हैं, CO2 को, वाटर को मिला के स्टार्च बना देते हैं एंड इसके अंदर थोड़े से ATPs यूज हो जाते हैं। तो उसी का बिल्कुल उल्टा जो रिएक्शन है तो वो ये होता है एंड उसके बाद ऑक्सीजन बना देते हैं। ये जो रिएक्शन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे उसके अंदर क्या करते हैं, देखो हम सबसे पहले लेंगे ऑक्सीजन एंड स्टार्च एंड उससे हम बनाएंगे CO2, H2O एंड बहुत सारी एनर्जी। तो बिल्कुल इस प्रोसेस के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब इस बड़े से चीज को तोड़ने का रिएक्शन। तो देखो स्टार्च को तोड़कर CO2, H2O एंड एनर्जी बनती हुई आप लोग साफ साफ देख सकते हो। सो दिस इज हाउ इट इज एंड इसे हम कैटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। तो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही है। इट इज एविडेंट देयरफॉर दैट O2 हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स हैव टू बी रिलीज्ड आउट। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो CO2 जो हमारे लिए हार्मफुल है उसे बाहर निकालना इज ऑल्सो अ वेरी इसेंशियल प्रोसेस, जस्ट द वे हाउ टेकिंग इन ऑक्सीजन इज। सो इस पूरे के पूरे चीज को हम लोग रेस्पिरेशन नाम देकर इसे मतलब पढ़ लेते हैं। This process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called as breathing, commonly known as respiration. तो हम इसे respiration कह देते हैं या फिर इसे ही हम लोग breathing कह देते हैं। अब अगर आप लोगों को मेरा breathing सुनना है तो देखो this is breathing एंड उसी के साथ साथ respiration भी ऐसा ही होता है। आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं कि इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कितने ऑर्गन्स है, कैसे ऑर्गन्स है एंड इनका फंक्शन कैसा है। तो आइए जान लेते हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट्स, हाँ उससे पहले देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है ना वो अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप लोग अमीबा की बात करें तो अमीबा के अंदर देखो पूरा का पूरा जो सेल का आउटर स्ट्रक्चर है वो हवा के साथ कांटेक्ट में होता है, तो उससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए, तो ये सिर्फ डिफ्यूजन कर लेता है। तो ऐसे ही और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्पेशली मराइन होते हैं, जैसे स्पॉन्जेस हो गए आपके या फिर आपके सिलेंड्रेट्स हो गए, जो जिनके अंदर मतलब पानी का फ्लो होता है, जो यूजुअली मराइन होते हैं, जो आपने एनिमल किंगडम में जाने होंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो वो वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्पॉन्ज एंड उसके बाद वाले, तो उनके अंदर देखो लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलिंडरेट्स एंड फ्लैटवर्म्स एक्सचेंज ऑक्सीजन विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। तो अगर ऐसा स्पंज है, स्पॉन्ज स्पॉन्ज बॉक्स स्क्वायर पॉइंट्स वाला स्पॉन्ज, तो उसके अंदर इस साइड से ऑक्सीजन और इस साइड से पानी आएगा, इस साइड से बाहर चले जाएगा। तो जब ये पानी यहाँ से आएगा तो उसके साथ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है तो ये सेल्स ले लेंगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन सेल्स ले लेंगी एंड ऐसा सिंपल डिफ्यूजन से इनका रेस्पिरेशन का काम चालू रहता है, विच इज क्वाइट क्रेजी इफ यू रियली थिंक अबाउट इट। ये काफी ज्यादा क्रेजी चीज है। तो बिल्कुल वैसे ही अब हम लोग थोड़ा सा आगे वाला जान लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं अर्थवर्म्स की। अर्थवर्म्स यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल, क्यूटी CUTIE, ये वाला क्यूटी नहीं, ये क्यूटिकल। व्हाट इज क्यूटिकल? तो earthworms use their moist cuticle and insects have network of tubes called as tracheal tubes to transport oxygen within the body। अब इससे आप लोग क्या समझ लेते हो? तो देखो ट्रैकियल, जिन लोगों ने अर्थवर्म बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है उन्हें ट्रैकियल ट्यूब्स मालूम होगी, लेकिन हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करके उन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो भाई ये अपना है बड़ा सा ऐसा क्या, अर्थवर्म। तो अर्थवर्म का क्यूटिकल जो होता है मतलब जो स्किन होता है तो दैट इज मॉइस्ट एंड इस मॉइस्ट स्किन के कारण ना उससे ल्यूब्रिकेशन मिलता है, सेल्स को प्रोटेक्शन मिलता है
एंड मान लो ऐसा मॉइस्ट क्यूटिकल के ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर का लेयर, तो इस वजह से सरफेस वाली सेल्स जो है ना, तो वो जिंदा रह पाती है। एंड इसके अंदर भी एक ऐसा सेपरेट नेटवर्क होता है जिसे आप लोग क्या कह देते हो, देखो ऐसे इसके अंदर एक नेटवर्क होता है, तो इसे आप लोग ट्रैकियल, TRACHEAL ऐसे आप लोग कह देते हो, ट्रैकियल ट्यूब्स यहाँ पे होती है। आई होप इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, ये बस आप लोगों को अगर सवाल पूछे तो आप लोगों को ट्रैकियल ट्यूब्स ये तो मालूम होना चाहिए। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी अगर आप लोगों को याद होगी तो आपको नीट के भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बिकॉज नीट के अंदर आप लोगों का MCQ होते हैं जहाँ पे पॉइंट, मतलब आप लोगों को हर एक पॉइंट फैक्ट्स याद ज़्यादा करने होते हैं। सो देखो, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज गिल्स, अब ये गिल्स कहाँ पे होती है, फिशेस के अंदर होती है गिल्स। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन आर यूज्ड by most of the aquatic arthropods and mollusks where vascularized bags called as lungs। हाँ, तो सबसे पहले aquatic arthropods जो होते हैं, तो देखो एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स के अंदर कौन आते हैं, आप लोग सोचोगे एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स, सर एक्वेटिक, एंड एक्वेटिक के अंदर इंसेक्ट्स भी होते हैं, जी हाँ। अगर आप लोग आपका क्रैब भी देखो ना, क्रैब, CRAB, क्रैब या फिर श्रिम्प, तो ये सारे के सारे एक्चुअली इंसेक्ट्स ही है जो पानी के अंदर रहना सीख गए हैं। तो ये जमीन के बिना रहना सीख चुके हैं क्योंकि इनका और जमीन का ब्रेकअप हो चुका था। वैसे क्रैब जमीन पे भी आता है, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ आप लोगों को। या फिर क्रिल हो गया आपका, तो ऐसे कई सारे और भी होते हैं। हाँ, लॉबस्टर, अगर आप लॉबस्टर भी देखो, आई एम नॉट श्योर अबाउट लॉबस्टर, बट ये ऊपर वाले जो दो है तो दे आर एक्चुअली इंसेक्ट्स जो आप कभी कभी खा भी लेते हो। तो इनके अंदर गिल्स होती है। शिप्स, शिप से कह रहा हूँ, फिश के अंदर भी गिल्स होते हैं। एंड अगर आप लोग एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स एंड मोलस्क्स, वेयर वेस्कुलराइज्ड बैग्स, अब ये वेस्कुलराइज्ड बैग्स मतलब क्या, वेस्कुलराइज्ड मतलब क्या, वेस्कुलराइज्ड मतलब जिसके अंदर ब्लड फ्लो है। तो ऐसे बैग्स जिनके अंदर ब्लड फ्लो है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली हवा अगर अंदर जाएगी तो वो हवा एक्सचेंज कर लेगी एंड ऑक्सीजन अंदर लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा जाएगा, तो ऐसे बैग्स होते हैं। तो वेस्कुलराइज बैग भी मतलब धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ आने लगे। एंड ये मोस्टली होते हैं टेरेस्ट्रियल, मतलब जो ज़मीन पे रहने वाले जो भी आप लोगों के एनिमल्स होते हैं, तो उनके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए ये वेस्कुलराइज बैग होती है। शॉर्टकट में अगर आप लोग इसे कहो तो आप लोग इसे लंग भी कह सकते हो। तो वेस्कुलराइज बैग या फिर इसे आप लोग लंग कहोगे तो ये भी होती है। अब एक और क्रेजी एनिमल है जिसका नाम है फ्रॉग। ये इतना ज़्यादा बेशरम प्राणी है, इसके अंदर लंग्स होती है। अगर आप लोग उसके लंग्स को बंद कर दो तो भी भाई साहब के पास बैकअप प्लान है, वो अपने स्किन से रेस्पिरेशन कर लेता है, मतलब क्यूटिकल से, क्यूटिकल। एंड अगर इसका क्यूटिकल भी आप बंद कर दो तो ये लोअर जॉ के अंदर से भी रेस्पिरेशन कर लेता है। तो ये इतना बेशरम प्राणी है। तो ये बस मैंने फैक्ट था तो समझना इंपॉर्टेंट समझा। अमॉन्ग द वर्टिब्रेट्स, फिशेस यूज गिल्स वेयर एज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग रेस्पायर थ्रू द मॉइस्ट स्किन। तो जैसे मैंने कहा, इसे आप लोग क्यूटिनियस रेस्पिरेशन कहोगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। जो भी कहना है कह लो भाई, बस ये क्यूटनेस एक्सप्रेशन आप लोगों को याद रहना चाहिए। फ्रॉग्स एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मतलब ही फ्रॉग, मतलब फ्रॉग एम्फीबियंस का पार्ट है। तो ये लोग जो होते हैं, फ्रॉग मतलब एम्फीबियन नहीं, हाँ सॉरी, एम्फीबियन मतलब फ्रॉग नहीं, फ्रॉग मतलब एम्फीबियन, तो ऐसा आप कह सकते हो। जो लोग जमीन पे भी रहते हैं, पानी पे भी रहते हैं, तो इन्हें एम्फीबियस कहा जाता है। तो उनके अंदर आप लोगों को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि उनकी अगर आप लोग स्किन देखो ना तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे सॉफ्ट एंड मॉइस्ट होती है। कभी आपने अगर मेंढक को हाथ में लिया होगा तो आप लोगों को वो दिख जाएगा, साफ साफ दिख जाएगा, ज़्यादा लॉजिक भी लगाने वाली बात नहीं है। अब हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ के हो चुके हैं बोर। तो अब हम लोग सीधा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे, क्योंकि दिस इज़ वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ट ऑफ द चैप्टर लाइज। लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर पूरा का पूरा ज़्यादा डिटेल में हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। सो मुझे लगता है कि हमें ये लेक्चर यहाँ पे रोक देना चाहिए। वैसे छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है। तो देखो, ऐसा होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ज़्यादा बातें ना बताती हुए
मैं बस आप लोगों को बेसिक चीज़ों से इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। ये हो गया आपका लंग, ये हो गया आपका लंग, ये आपका हार्ट जो कि नहीं आता, लेकिन देखो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में हार्ट नहीं आता, लेकिन हार्ट इज इनसाइड द इनसाइड द कैविटी, जिसके अंदर आपका लंग्स दोनों सिचुएटेड है। तो इस वजह से इसे हार्ट को भी यहाँ पे ऐड करना पड़ा। वैसे हार्ट का एक सेपरेट चैप्टर है, सर्कुलेटरी सिस्टम जब पढ़ेंगे हम तब उसे बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने वाले हैं, लेकिन हम बेसिक आइडिया ले लेते हैं। देखो, सांस हमारे ऐसे नाक से अंदर आएगी, इस पाइप से लंग्स के अंदर चली जाएगी। अब ये इन पाइप्स को क्या कहा जाता है? सर ये पाइप्स का क्या स्पेशलिटी है? ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। सो आई हाईली इनवाइट यू टू द नेक्स्ट सेशन। दिस इज ऑल अबाउट इट इन दिस सेशन। दिस इज विन साइंस, मेरा नाम स्वानंद है एंड यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट सेशन में अभी रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो जब तक ये सेशन चैनल पर आ जाता है मान लीजिएगा कि वो भी शेड्यूल हो चुका है। सो हैव अ ग्रेट डे एंड वॉच दैट सेशन। लिंक उसकी आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर ले लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।